हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये क्लास काफ़ी दिनों बाद हो रही है। बीच में कुछ हेल्थ इशू होने की वजह से और स्कूल का भी काफ़ी काम का बर्डन था, उस वजह से क्लास रेगुलर नहीं हो पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के मैसेज आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप थोड़ा जल्दी करवा दीजिए, रेगुलर क्लासेस डालिए ताकि हमारा कोर्स टाइम पर कवर हो जाए। तो मेरी ये पूरी कोशिश है कि आपके एग्ज़ाम तक मैं एटलीस्ट एक बार आपको सारा कोर्स करवा दूँ। तो आज से मे बी पॉसिबल होगा कि मैं रेगुलर आपकी क्लास लूँ। तो आपने इतने दिन जो सब्र किया उसके लिए आप सबका थैंक यू। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। न्यूट्रिएंट्स, कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एंड सोर्सेज, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। इसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था, फाइबर पढ़ लिया था, लिपिड पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन और ऐसे ही जो भी विटामिन्स और मिनरल्स है न्यूट्रिएंट के अंदर जो मेजर उनके बारे में भी हम आगे वाली जो क्लासेज होंगी उनमें पढ़ेंगे। तो आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। द टर्म प्रोटीन मीनिंग to take first place was introduced by the Dutch chemist Mulder in 1838। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक तो जो प्रोटीन है उसकी खोज किसने की थी और कब की थी। तो मुल्डर ने 1838 में। और इसका मीनिंग क्या होता है, टू टेक फर्स्ट प्लेस, यानी कि जो सबसे पहले आने वाला, जो सबसे पहला स्थान ग्रहण करता है वो। यानी कि प्रोटीन जो है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर हम माने तो हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, क्योंकि हमारी हर सेल, हर टिश्यू प्रोटीन से ही बनता है। He defined protein as a nitrogen containing constituent of food and felt life was impossible without it। जो मुल्डर केमिस्ट हुए उन्होंने ये डिफाइन किया कि प्रोटीन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट है फूड का। यानी कि जो प्रोटीन होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ एक और एलिमेंट होता है, वो होता है नाइट्रोजन। और इसके बिना हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं, यानी कि प्रोटीन के बिना हमारी लाइफ की कल्पना करना इम्पॉसिबल है। अबाउट 50% ऑफ प्रोटीन इज इन मसल्स। हमारी मसल्स में ऑलमोस्ट 50% जो प्रोटीन है वो रहता है। हमारी बोन्स में 20% प्रोटीन रहता है। हमारी स्किन में 10%। और बाकी का जो है 20% वो हमारी बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं उनमें प्रेजेंट रहता है। All proteins are synthesized from amino acid molecules and 20 different amino acids। हमारे जो प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड्स होते हैं, यानी कि जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड से मिलकर के बनता है। या यूं बोले कि जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो वो अपने सिंपलर कंपाउंड में टूट जाता है और वो होते हैं एमिनो एसिड्स। और अब तक हमें 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स का पता लग चुका है। All the amino acids used in protein synthesis contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen atom। जितने भी एमिनो एसिड्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं उनके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम होते हैं। लेकिन हमारे दो ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड होते हैं, और वो है सिस्टीन और मिथ्योनिन। ये यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स कौन से हैं। तो वहाँ पर आपके इन दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, सिस्टीन, मिथ्योनिन, या फिर दोनों का कंबाइन आ सकता है, सिस्टीन, मिथ्योनिन, ए बी दोनों इस तरह से। तो आपको ये याद रखना है कि हमारे दो ऐसे एमिनो एसिड है जो सल्फर कंटेनिंग है, यानी कि इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो है ही है, इसके साथ ही साथ सल्फर भी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हम अलग अलग तरीके से करते हैं, जैसे कि इनके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, इनके न्यूट्रिशनल कंटेंट के हिसाब से। अगर हम देखें कि केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, तो सबसे पहले आता है सिंपल प्रोटीन। इसमें तुम्हें नेम याद रखने हैं और कौन सा जो प्रोटीन है वो कौन से जो फूड्स है उनके अंदर मिलता है या कहाँ पर पाया जाता है।
एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन लेक्ट एल्ब्यूमिन में, एग एल्ब्यूमिन और सीरम एल्ब्यूमिन में प्रेजेंट रहता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है एल्ब्यूमिन कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो इसके ये 3 नेम याद रखने हैं, लेक्ट एल्ब्यूमिन, एग एल्ब्यूमिन और सीरम एल्ब्यूमिन। इसी तरह से ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है वो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, सीरम एल्ब्यूमिन में, मायोसिन में, अरेकिन एंड कोनार्किन ऑफ पीनट्स, पीनट्स के अरेकिन और कोनार्किन में, हिस्टोन्स ये न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रेजेंट रहता है। इसी तरह से सेकंड क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो फाइबर्स प्रोटीन, फाइबर्स प्रोटीन भी 3 तरह के होते हैं, कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिन, कीरेटिन। जो कोलेजन प्रोटीन है वो हमारी स्किन, टेंडन्स और बोन्स में प्रेजेंट रहता है। इलास्टिन हमारी आर्टरीज, टेंडन्स और इलास्टिक टिश्यूज में प्रेजेंट रहता है। कीरेटिन जो है वो स्किन, हेयर और नेल्स में प्रेजेंट रहता है। फिर है कंजुगेटेड प्रोटीन, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, प्रोटियल प्रोटीन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो नेम है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, बस इनको ही आपको थोड़ा सा लर्न करना है। यहीं से ही क्वेश्चन बनता है कि कौन सा जो प्रोटीन है वो कौन से उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर हम न्यूट्रिशनल आधार पे देखें तो प्रोटीन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। सबसे पहले है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट यानी कि नाम से ही पता चल रहा है पूर्ण प्रोटीन जिसको हम बोल सकते हैं। इसके अंदर ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर 10 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हो जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। यानी कि अगर हम बात करें एमिनो एसिड्स की, उनके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। एमिनो एसिड भी 3 प्रकार के होते हैं, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो अगर हम बात करें एसेंशियल अमीनो एसिड की, 10 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं। तो ऐसा प्रोटीन जिसके अंदर 10 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट हो जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए आवश्यक है, उसको हम कहेंगे कंप्लीट प्रोटीन। ये किस में मिलता है हमें, एग एल्ब्यूमिन में और मिल्क एसिड में। यानी कि जो मिल्क का प्रोटीन है और एग का प्रोटीन है उनके अंदर 10 एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन, इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो एसेंशियल अमीनो एसिड है उनकी कमी पाई जाती है। जैसे कि व्हीट और राइस प्रोटीन, जैसे व्हीट है, व्हीट के अंदर लाइसिन नहीं प्रेजेंट होता है तो वो एक एमिनो एसिड वहाँ पर इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको पार्शियली इनकम्प्लीट कहते हैं। यानी कि कुछ एमिनो एसिड तो प्रेजेंट है इसमें लेकिन एक या एक से ज़्यादा एमिनो एसिड जो एसेंशियल है हमारे लिए वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, उसको हम पार्शियली इनकम्प्लीट प्रोटीन कहेंगे। फिर नेक्स्ट आता है इनकम्प्लीट प्रोटीन, यानी कि ये कम्प्लीटली जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो इसमें नहीं होते, यानी कि जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है वो कम्प्लीटली ब्लैंक होते हैं यहाँ पर, जो कि हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं, वो अमीनो एसिड इसके अंदर नहीं पाए जाते। जैसे जिलेटिन, जिलेटिन के अंदर ट्रिप्टोफैन नहीं होता है, जीन, जिनके अंदर भी ट्रिप्टोफैन और लाइसिन नहीं होता है। तो इन एमिनो एसिड को, इन प्रोटीन को हम इनकम्प्लीट प्रोटीन कहेंगे। नेक्स्ट है एमिनो एसिड का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एसेंशियल अमीनो एसिड, ऐसे एमिनो एसिड जिनका हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होता, यानी कि ये हमें डाइट के थ्रू लेने ही होते हैं, इनका सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता ही नहीं है। ये कौन कौन से होते हैं, इनके नेम आपको याद रखने होंगे। यहाँ पर 9 लिख रखी है, जो वैसे 10 होते हैं। जो 10वां होता है वो होता है आपके आर्जिनिन, जो कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि छोटे बच्चों को के लिए वो एसेंशियल होता है, बड़ों की बॉडी में वो आर्जिनिन खुद से ही बन जाता है, इसलिए आपको कहीं कहीं पर 9 भी मिल सकते हैं। वैसे 10 होते हैं, आर्जिनिन को अगर इसमें इंक्लूड करेंगे तो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं उनको हमें डाइट के थ्रू लेना होता है, इनका हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह से संश्लेषण नहीं होता है। इसमें कौन कौन से हैं, इनके नेम हमें याद रखने पड़ेंगे। हिस्टीडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनिन,
ट्रिप्टोफैन, वेलिन और इसके साथ ही एक आर्जिनिन। ये 10 के 10 एमिनो एसिड्स के नेम आपको याद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन एसेंशियल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे लिए एसेंशियल नहीं होते हैं, हमें डाइट के द्वारा नहीं लेने होते हैं। अगर हमारी डाइट के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट प्रेजेंट है तो इन एमिनो एसिड का संश्लेषण हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही हो जाएगा। इनको हमें डाइट के द्वारा स्पेशली लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके एग्जाम्पल्स है एलेनिन, एस्परजीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन और सीरीन। ये 6 ऐसे एमिनो एसिड है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी तो है, लेकिन फिर भी इनको नॉन एसेंशियल कहा गया है। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन डाइट के द्वारा लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट अगर प्रेजेंट है तो ये एमिनो एसिड्स हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाएंगे। इनको हमें डाइट के द्वारा अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं, इनके प्रीकर्सर अवेलेबल होते हैं तो ये अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाएगी। प्रीकर्सर का मतलब होता है जैसे कि ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन नियासिन का प्रीकर्सर होता है। तो अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ऑटोमेटिक ही उससे हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड हमें चाहिए वो सिंथेसाइज हो जाएगा। These are needed in the diet unless abundant amounts of their precursor are available for their synthesis। यानी कि अगर इनके प्रीकर्सर हमारी डाइट में अवेलेबल है तो इनका सिंथेसिस हमारे शरीर में अपने आप ही हो जाएगा। The newborn may not have enzymes in adequate amount to synthesize non-essential amino acid। जो छोटा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके शरीर के अंदर वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होते हैं जिनसे नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड का संश्लेषण हो, और इनकी जो इंटेस्टाइनल मेटाबॉलिक डिसफंक्शनिंग भी होती है, इस वजह से आर्जिनिन ये सिंथेसाइज नहीं कर पाते। इसीलिए आर्जिनिन को जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके लिए एसेंशियल माना गया है। इसके साथ ही साथ कंडीशनली एसेंशियल एमिनो एसिड के एग्जांपल्स है आर्जिनिन, सिस्टीन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और टायरोसिन। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। अगर हम बात करें प्रोटीन के फंक्शंस की, तो प्रोटीन जो है वो सबसे पहला काम है इसका ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू। हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ, उनका मेंटेनेंस करने का काम हमारा प्रोटीन ही करता है। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एसेंशियल बॉडी कंपाउंड। हमारे जो एसेंशियल बॉडी कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मेशन में भी प्रोटीन का इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में भी क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन है, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एसेंशियल बॉडी कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस है उसको रेगुलेट करने का काम करता है प्रोटीन। हमारी बॉडी के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, और हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को बनाए रखना और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का काम भी प्रोटीन करता है। और एनर्जी का भी सोर्स है, क्योंकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी से कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, हम पढ़ते हैं PEM या PCM भी इसको बोल सकते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। मेरास्मस, चाइल्ड रिएक्ट्स टू द स्ट्रेस ऑफ PM एंड सीक्रेट cortisol which mobilize protein from muscle and subcutaneous tissue to amino acid core resulting in wasting with no edema and no hepatomegaly। यानी कि मेरास्मस क्या है, जब कैलोरी की कमी हो जाती है तब जो बच्चा है उसमें जो कोर्टिजोल है वो सीक्रेट होना शुरू हो जाता है, उसके जो मसल्स होते हैं और सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज होते हैं वो भी मोबिलाइज हो जाते हैं और बच्चा एकदम वास्टिंग हो जाता है, यानी कि एकदम दुबला पतला हो जाता है। और जो रेज्ड कोर्टिजोल लेवल है वो बच्चे की जो ग्रोथ हार्मोन है उसको भी कम कर देता है, इसलिए जो बच्चा है उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है, बच्चा स्टंटेड हो जाता है, यानी कि उसकी लंबाई भी नहीं बढ़ती है।
मेरास्मस इज सेड टू बी वेल एडेप्टेड टू द स्ट्रेस टू डेफिसिट इन प्रोटीन एंड कैलोरी, और मेरास्मस को वेल एडेप्टेड टू द स्ट्रेस बोला जाता है। यहाँ से ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेल एडेप्टेड किसको माना गया है, मेरास्मस या क्वासिरकोर। तो बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मेरास्मस है उसको वेल एडेप्टेड माना गया है, और क्वासिरकोर जो है वो नॉन एडेप्टेड है। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इन मेरास्मिक चाइल्ड आर द फॉलोइंग। कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं जब बच्चा मेरास्मस का शिकार होता है? तो उसमें सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन, बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, हमारी जो सबक्यूटेनियस फैट है, सबक्यूटेनियस का मतलब होता है जो हमारी स्किन के जस्ट नीचे वाली जो फैट होती है वो बिल्कुल लॉस हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है, और जो उसकी स्किन है वो एकदम बस ऊपर ऊपर की स्किन बचेगी। जब अपन उसको पिंच करके छोड़ेंगे तो वो एज इट इज उसी शेप में रहती है, यानी कि सबक्यूटेनियस फैट तो बिल्कुल लॉस हो जाती है। सीवियर मसल वास्टिंग हो जाती है सीवियर। श्रीवल्ड बॉडी, रिंकल्ड स्किन, स्किन पे झुर्रियाँ हो जाती है बच्चे के। डिहाइड्रेशन, उसकी जो स्किन है वो एकदम यूँ चिपक जाती है। मसल्स आर वीक, उसकी मसल्स वीक हो जाती है, और वाइटामिन डेफिशिएंसीज हो जाती है। एडिमा एंड फैटी इन्फिल्ट्रेशन आर एब्सेंट, और यहाँ पर हमें एडिमा देखने को नहीं मिलता है, यानी कि सूजन इसमें देखने को हमें नहीं मिलती है। तो ये था मेरास्मस। मेरास्मस किसकी कमी से होता है? कैलोरी की कमी से होता है। ये वेल एडेप्टेड टू स्ट्रेस इसको माना गया है, और इसके अंदर जो बच्चा है वो एकदम वास्टिंग और स्टंटिंग हो जाता है, सीवियर कंडीशन इसमें हो जाती है। फिर नेक्स्ट है क्वाशियरकर। समटाइम्स द चाइल्ड इज नॉट एबल टू अडेप्ट टू द स्ट्रेस ऑफ इनएडिक्वेट डाइट, और कई बार बच्चा जो है इनएडिक्वेट डाइट का स्ट्रेस अडेप्ट नहीं कर पाता है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाते हैं। और या फिर जब मदर की सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम जब बच्चे को मदर से अलग कर दिया जाता है, तब ये कंडीशन ऑब्जर्व करने को मिलती है। इन डिसएडेप्टेशन द एड्रिनल इज अनेबल टू सीक्रेट कोर्टिजोल, और जब डिसएडेप्टेशन की कंडीशन हो जाती है तो एड्रिनल जो है वो कोर्टिजोल को सीक्रेट करने में अनेबल हो जाती है। हमने देखा मेरास्मस में तो कोर्टिजोल का सीक्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर कोर्टिजोल का सीक्रेशन नहीं होता है, और यहाँ पर मोबिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मसल्स इज नॉट पॉसिबल। हमने देखा मेरास्मस में जो प्रोटीन मोबिलाइजेशन होता है मसल से, लेकिन यहाँ से प्रोटीन का मोबिलाइजेशन नहीं होता है मसल से। एंड लीवर कैन नॉट सिंथेसिस बीटा लिपोप्रोटीन, और लीवर जो है बीटा लिपोप्रोटीन को सिंथेसिस नहीं कर पाता है, और इसलिए जो लीवर है वो फैटी लीवर हो जाता है। यहाँ पर लो बॉडी वेट इन स्पाइट ऑफ एडिमा शोइंग ग्रोथ फेलियर, बच्चे की ग्रोथ फेलियर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एडिमा देखने को मिलता है। एडिमा का मतलब होता है सूजन। पिटिंग एडिमा अपीयर्स फर्स्ट ऑन द फीट एंड लेग्स, सबसे पहले जो एडिमा है वो बच्चे के फीट और लेग्स में देखने को मिलता है, और फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। बच्चे का जो फेस है वो पफी दिखाई देगा हमें, और उसकी जो आईलिड्स है उनमें भी जो स्वेलिंग है वो दिखाई देगी। और इस तरह का जो पफीनेस एडिमा वाला जो फेस होता है उसको हम मून फेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि जो मून फेस है वो कौन सी बीमारी का सिम्टम है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्वाशियरकर। मेंटल डेवलपमेंट इज अफेक्टेड, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाता है, उसके हेयर्स थिन हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और इजीली अगर अपन उनको पुल आउट करें तो वो इजीली पुल आउट हो जाएंगे बिना किसी पेन के। और एनोरेक्जिया की कंडीशन हो जाएगी। एनोरेक्जिया यानी कि बच्चे को भूख ही नहीं लगेगी, वो खाना ही नहीं खाएगा। और डायरिया भी कई बार देखने को मिलता है, उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसके इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये डिफरेंस था मेरास्मस और क्वाशियरकर में। मेरास्मस होता है कैलोरी की कमी से, और क्वाशियर होता है प्रोटीन की कमी से। और एक होता है मेरास्मिक क्वाशियरकर जिसमें प्रोटीन एनर्जी दोनों की कमी होती है, और इसके अंदर जो है दोनों के कुछ कुछ सिम्टम्स जो है वो देखे जाते हैं, मेरास्मस के भी और क्वाशियरकर की, दोनों के कंबाइंड सिम्टम्स देखने को हमें मिलते हैं। अब इसका प्रिवेंशन हम कैसे करेंगे? हेल्थ प्रमोशन, हमें ज़रूरत है कि हम हेल्थ प्रमोशन जैसे काम करें, जैसे हेल्थ से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो लोगों को प्रोवाइड करवाएं। जो भी मदर है
उनको ये बताएं कि हमारे लिए जो प्रोटीन है, कैलोरी है, वो कितनी ज़रूरी है। आपके बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट की स्टेज है, तो इस टाइम में उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, किस तरह से देना है, ये सारी चीज़ें जो है इनसे इनके द्वारा हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, हम स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के द्वारा इन डिजीज़ को रोक सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, हम अर्ली स्टेज में जैसे बच्चे की ग्रोथ और ग्रोथ को अगर टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहेंगे तो हमें अर्ली स्टेज में ही पता चल जाएगा कि बच्चे में इस चीज़ की प्रॉब्लम है या इस न्यूट्रिएंट की कमी है। तो हम उसी टाइम अगर उस बच्चे का ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ये जो डिजीज़ है, ये जो प्रॉब्लम है, वो प्रिवेंट हो जाएगी। आईसीडीएस, जो कि आईसीडीएस का जो प्रोग्राम है वो चलाया जाता है बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उनको सप्लीमेंट्री फूड दिए जाते हैं। तो वो सारे इस तरह के इंटरवेंशंस होते हैं जिनके द्वारा भी हम इस तरह की प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सकती है। जो हाउसवाइफ है, जो मदर्स है, उनको, जो बच्चे हैं स्कूल लेवल में जो बच्चे हैं, उन बच्चों को, ताकि वो अपने घर परिवार में ये एक मैसेज दे सके कि हमारे लिए जो न्यूट्रिएंट है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है RUTF फॉर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। RUTF का मतलब होता है रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड। कई बार एग्जाम के अंदर इसकी फुल फॉर्म हमें देखने को मिल सकती है RUTF की। तो रेडी टू यूज थेरापेटिक फूड, थेरापेटिक का मतलब ही ये होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए कोई फूड तैयार करना। तो ये एक हाई एनर्जी फूड है जो कि बच्चों को रिहेबिलिटेशन के लिए दिया जा सकता है। ये एक थेरापेटिक आइटम है, ये कोई फूड नहीं है। यानी कि हम यूँ नहीं है कि फूड को स्किप करके उसकी जगह दे दें। ये एडिशनल एक थेरापेटिक डाइट है जो कि बच्चे को दी जाती है। इसके अंदर कैलोरी कंटेंट अच्छा होता है ताकि जो बच्चा है वो जल्दी रिकवर हो सके। इसको बनाया किसे गया है? ग्राउंड रोस्टेड पीनट्स का पाउडर बना के और मिल्क पाउडर और शुगर को ऐड करके, इसके साथ ही इसमें जिंजरली ऑयल ऐड किया जाता है और इससे ये जो RUTF है उसको रेडी किया जाता है। ये 1 ग्राम RUTF बच्चे को 5.5 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है और जो बच्चा है उसको हम एक दिन में 50 ग्राम ये RUTF दे सकते हैं। और ये हमें एज ए सप्लीमेंट देना है। इसके अंदर हम और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट से भी इसको फोर्टिफाई कर सकते हैं, जैसे जो भी मल्टीविटामिन्स हैं उनसे इसको फोर्टिफाई कर दिया जाता है ताकि जो बच्चा है उसको इन चीज़ों के सप्लीमेंटेशन भी मिल सके। तो आज के लिए ये था आपका टॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन की खोज कब हुई, किसने करी, प्रोटीन के फंक्शंस क्या क्या है, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोटीन की कमी से क्या हो जाता है और RUTF क्या है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जितनी भी थी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड, उन सबको मैंने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिनरल्स और वाइटामिन्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।